कल मैंने आपको खाली इसकी प्रिलिमिनरीज बताई थी कि दो ऑल्टरनेटर्स, दो 3 फेज ऑल्टरनेटर्स हैं, उनको पैरेलल में ऑपरेट करना है। पैरेलल में ऑपरेट करने के लिए 3-4 चीजें ऐसी हैं जो सेम रहनी चाहिए बिल्कुल। वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, दोनों के आउटपुट की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर रहना चाहिए और दोनों का फेज सीक्वेंस ये बिल्कुल बराबर रहने चाहिए। करंट कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि करंट कम ज्यादा होना ही होना है। एक पॉइंट और ये है कि पैरेलल ऑपरेशन की जरूरत क्या है, दो ऑल्टरनेटर्स को पैरेलल में ऑपरेट आप क्यों करेंगे, कोई रीजन इसका? लोड शेयरिंग के लिए। लोड शेयरिंग, लोड अगर आपका ज्यादा है, आपका एक ऑल्टरनेटर जो है पूरा लोड सप्लाई नहीं दे पा रहा, और लोड का मतलब बाय द वे वोल्टेज तो सेम आ ही रहा है, करंट से हमारा मतलब है लोड करंट ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लोड करंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और एक ऑल्टरनेटर उतनी करंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए करंट शेयरिंग के लिए आप दो ऑल्टरनेटर्स लगा देंगे जिनकी वोल्टेज रेटिंग सेम रहेगी। 10 एम्पीयर अगर एक ऑल्टरनेटर में से आ रहा है, 10 एम्पीयर तो बहुत कम है, 500 एम्पीयर अगर एक ऑल्टरनेटर में से आ रहा है तो 500 एम्पीयर दूसरे में से आ रहा है। इस तरह से आप 1000 एम्पीयर का लोड प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इनका सिंक्रोनाइजेशन जो प्रोसीजर है, सिंक्रोनाइजेशन प्रोसीजर क्या है? सिंक्रोनाइज करना का मतलब क्या है? दोनों को एक साथ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इंस्टेंट का मतलब क्षण, एक खास क्षण पर दोनों को स्विच से दोनों को जोड़ देना। वो जोड़ना आसान काम नहीं है, बहुत टेढ़ा काम है। वही वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि वो जोड़ा कैसे जाएगा। जोड़ना इतना आसान काम नहीं है कि आपने खाली एक स्विच से दोनों को जोड़ दिया। वो बिल्कुल सही आपको इंस्टेंट पता होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेटली बिल्कुल वो वाला एग्जैक्ट वो इंस्टेंट क्षण वो पता होना चाहिए जिस पॉइंट पर स्विच ऑन करना है। वरना सब कुछ बराबर होते हुए भी अगर आपने गलत इंस्टेंट पर आपने स्विच ऑन कर दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, दोनों ऑल्टरनेटर जल जाएंगे। ठीक है, दो अलग अलग चीजें समझने के लिए हैं। एक ये है, फेजर डायग्राम से आप पहले ये समझेंगे कि 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैंप मेथड, 2 ब्राइट एंड 1 डार्क या 2 डार्क एंड 1 ब्राइट लैंप मेथड क्या होता है। देखो ध्यान दीजिए कैसे जोड़ रखा है। ये मान लीजिए 3 बस बार जा रही हैं, ये तीनों इन्फिनिट बस बार हैं। इन्फिनिट बस बार का मतलब क्या है? ये ग्रिड है, वो ग्रिड है जिस ग्रिड के अंदर कम से कम 4-5 पावर प्लांट्स कनेक्टेड हैं इसके अंदर और इसके अंदर सप्लाई अपनी फीड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस ग्रिड के अंदर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और एक डेफिनेट फेज सीक्वेंस है। ये तीनों चीजें इसके अंदर फिक्स्ड हैं, इसकी चीजें आप बदल नहीं सकते। तो बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खाली इनकमिंग जो ऑल्टरनेटर है जो आपको इसमें जोड़ना है, मान लीजिए इसके साथ में और 3-4 और जुड़े हुए थे, इसमें से एक दिखाते हैं, एक ये था, ये तीनों जुड़े हुए थे, ये आर वाई बी, इसका मतलब ये हो गया आर, ये हो गया वाई, ये हो गया बी, ये तीनों जा रहे थे। ये ऐसे ऐसे 3-4 इसके अंदर पहले से जुड़े हुए थे अलग अलग पॉइंट्स पर। ये एक पावर प्लांट ये है, एक और पावर प्लांट है, कई सारे पावर प्लांट इसके अंदर जोड़ रखे हैं। दो पावर प्लांट्स के बीच में रफली 400-500 किलोमीटर का डिफरेंस है, 500 किलोमीटर दूर सारे सिचुएटेड है। और अब इसके साथ में आपको ये ऑल्टरनेटर और जोड़ना है। इसके अंदर से ये 3 तार इसमें से बाहर निकलने हैं, जिसका आर डैश ये रहेगा, वाई डैश ये रहेगा, बी डैश ये रहेगा, आर डैश वाई डैश बी डैश, आर डैश वाई डैश बी डैश, ये तीनों हैं। और इस वाले तार को इससे जोड़ना है, इस वाले तार को इससे जोड़ना है और इस वाले तार को इससे जोड़ना है। ये स्विच है, जिस स्विच को आपको ऑन करना है। और सारी प्रॉब्लम यही है कि इस स्विच को ऑन कैसे करें, एग्जैक्टली किस पॉइंट पर करें। देखो मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये वाली चीज बताता हूं। ये प्रोसीजर पूरी तरीके से अगर आप किताब के अंदर पढ़ना चाहेंगे तो आसानी से समझ में नहीं आता, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, समझ में नहीं आता कहां पर स्टार्ट कर दिया कहां पर खत्म कर दिया, कुछ क्लियर नहीं होगा। लेकिन है बड़ा आसान काम। तो हमको ये वाला काम करना है। ये ऐसे ऐसे 4-5 और लगे हुए हैं जो इसके अंदर अपनी पावर फीड कर रहे हैं। इसको कहने का मतलब क्या है? ये चीज आप किताब के अंदर लिखी हुई दिख जाएगी, इन्फिनिट बस बार। किताब वाला कभी भी ये एक्सप्लेन नहीं करेगा कि इन्फिनिट बस बार में क्यों यूज कर रहा हूं। इन्फिनिट बस बार का मतलब क्या है? सिंपल में ये क्यों नहीं बोल देता कि 3 फेज लाइन जा रही है। सिंपल ही मैंने ये वाली चीज क्यों नहीं बोलती 3 फेज की लाइन जा रही है, 3 फेज की लाइन में ये वाला ऑल्टरनेटर जोड़ना है। क्यों मैंने ये वाली चीज बोली इन्फिनिट बस बार ही क्यों? ये वाला वर्ड बोलने का पर्पस क्या है? इस वर्ड बोलने का पर्पस क्या है कि इसके वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है। ये फिक्स चीज है तीनों, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस, इन तीनों का बिल्कुल फिक्स है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप खाली चेंज कर सकते हैं इसकी जो वैल्यूज है वो चेंज कर सकते हैं, दैट्स ऑल। ठीक, अब इसको जब जोड़ना है तो जोड़ने से पहले आपको वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस और इसके अलावा वो एग्जैक्ट इंस्टेंट जहां पर तीनों बराबर होते हैं वो आपको चेक करना है। चेक करने
के लिए जरूरी नहीं है कि इसका सेम चल रहा हो, तो इसके लिए इसकी स्पीड को, वोल्टेज को, फ्रीक्वेंसी को सबको कम ज़्यादा करना होगा। और वो करने के बाद में एग्जैक्ट इंस्टेंट जहां पर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मैच कर गया, वहां पर आप स्विच ऑन कर देंगे, सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और ऑल्टरनेटर, इनकमिंग ऑल्टरनेटर इसके साथ में सिंक्रोनाइज हो जाएगा। सिंक्रोनाइज करना जानते हो, आर्मी के ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह हुआ था वहाँ पे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में, पता है, जब ऊपर उसके अंदर सारे आतंकवादी वगैरह थे और नीचे से उनको भेजना था वगैरह, तो सारी घड़ियाँ सिंक्रोनाइज करते हैं, तो उनकी वो स्टॉप वॉचेज होती हैं घड़ियों के अंदर, तो वो इस तरह गिनते हैं 5 4 3 2 1 0, 0 पे सारे क्लिक कर देते हैं, तो सबकी घड़ियाँ बिल्कुल मैच हो जाती हैं। दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइजिंग। अब सबकी घड़ियाँ बिल्कुल एग्जैक्ट एक इंस्टेंट पर चल रही हैं, सारी घड़ियाँ बिल्कुल मैच है, क्योंकि एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक एक मिली सेकंड भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि किस पॉइंट पर हमको भागना है, इसलिए वो उसको कहते हैं सिंक्रोनाइज करना। तो वही आपको सिंक्रोनाइज करना है, कितने मिली सेकंड, मतलब एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट पर जहां पर आप इसको जोड़ देंगे। अब इसके लिए क्या करते हैं, आपने ये वाला काम कर रखा है, इनके और इसके बीच में एक बल्ब लगाया है, और इसके और इसके बीच में भी इसके बीच में बल्ब लगाना है, लेकिन इसमें फर्क क्या करते हैं कि इसके और इसके बीच में एक बल्ब लगाते हैं। प्लीज नोटिस कि ये बल्ब जो है वो R डैश और R के बीच में है, ये वाला बल्ब किस किस के बीच में है, Y और B डैश के बीच में, दैट्स करेक्ट। ये वाला Y आ रहा है, Y और B डैश के बीच में है, और तीसरा जो बल्ब है ये इसमें है, और किस में होगा, इसमें, किस किस में है, B और Y डैश में, ठीक। इस तरह से ये दो बल्ब आपने जिगजैग कर रखे हैं, क्रॉस कर रखे हैं। इससे करने से फायदा क्या होता है कि तीनों एक साथ ज्यादा, एक साथ कम नहीं होंगे, साइक्लिक चलेगा। किसी बल्ब का जो ग्लो है वो बढ़ती चली आ रही है, किसी कम होती आ रही है, दो की बढ़ रही है, एक की कम हो रही है, या दो की कम हो रही है, एक की बढ़ रही है, इस तरह से चीजें होती रहेंगी। तो जितनी इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना वो तेजी से साइकिलिंग करेगा, और जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम होता जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन जैसी आती जाएगी, वैसे इनकी जो ग्लोइंग है वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, और होते होते एक पॉइंट पर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, दो जो है बिल्कुल डार्क हो जाएंगे, एक पूरा ब्राइट हो जाएगा, वहां रुक गया। जिस पॉइंट पर रुक गया उस पॉइंट पर आपको स्विच ऑन कर देना है, ठीक। अभी मैंने आपको ये वाली चीज नहीं बताई है कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं कि दो ब्राइट होते जा रहे हैं, एक स्लो होता जा रहा है, वो वाली चीज अभी नहीं बताई है। बस खाली ये वाली चीज समझिए कि इसमें होने वाला क्या है। जब आप इस सर्किट को कनेक्ट कर देंगे तब होगा क्या, आप ये देखेंगे कि कोई से भी दो, उनकी ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है, एक की ब्राइटनेस कम होती जा रही है, या ऐसा हो रहा होगा कि दो की ब्राइटनेस कम होती जा रही है, एक की ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। और जितना इसमें और इसके वैल्यूज में डिफरेंस होगा उतनी इनकी ब्राइटनेस के बढ़ने और घटने की स्पीड ज्यादा होगी, तेजी से यूं हो रहे होंगे। मेरे दो ही हाथ हैं इसलिए मैं तीन बल्ब नहीं दिखा सकता, तो दो से समझ लीजिए आप। तो इस तरह से चलने होंगे, और जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज चेंज करेंगे, इसकी वैल्यूज चेंज करनी होंगी। वैल्यूज चेंज कैसे करेंगे, इसकी स्पीड कम ज्यादा करेंगे, या एक्साइटर से इसका वोल्टेज कम ज्यादा करेंगे, वो वाली चीजें भी बताता हूं। तो जैसे जैसे उसके वैल्यू चेंज करते जाएंगे, एक्यूरेट होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है कम होती जाएगी, और होते होते एक पॉइंट पर बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगी। जैसे ही ये वाला पॉइंट आ गया उस पॉइंट पर आप स्विच ऑन कर दीजिए, प्रोसेस इज कंप्लीट। अब ये वाली चीज देखिए कि ये तीनों ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो देखो, इसका एक फेजर आ रहा है, फेजर क्या है, इसके RYB आ रहे हैं, इसके अंदर जो 3 फेज सप्लाई आ रही है RYB, उन RYB यानी कि VR, VY और VB, ये तीनों जो वोल्टेज आ रहे हैं, इन तीनों वोल्टेजेस के अंदर एज्यूमिंग बैलेंस लोड, बैलेंस कंडीशन अगर मानी जाए तो VR, VY और VB इन तीनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना कितना है, 120 डिग्री। क्लियर है। जितने लोगों को ये वाली चीज याद नहीं है मैं फिर से बता देता हूं, जो 3 फेज बैलेंस सिस्टम्स होते हैं उसमें तीनों वोल्टेजेस के बीच में 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड चीज, ठीक है। तो इसलिए इसके जो तीनों फेजर्स हैं, मैं केवल RYB लिख रहा हूं, VR, VY, VB नहीं लिख रहा हूं, वो इस तरह से हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये तीनों फेजर्स हैं, ये R, Y और B, ये तीनों हैं। फेजर का मतलब क्या है, फेजर में और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। फेजर इज अ रिवॉल्विंग वेक्टर। साइनसोइडल वेव शेप क्यों बनती है, साइन वेव कैसे बनती है, ये जो साइन वेव आती है कैसे आती है, ये एक फेजर है, ये गोल गोल घूम रहा है, और कितनी स्पीड में घूम रहा है, इसकी स्पीड कितनी है घूमने की, कितने साइकिल्स पर सेकंड, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। साइन वेव की शेप ऐसी क्यों होती है, जो घरों के अंदर सप्लाई मिल रही है, ये आपको साइनसोइडल वेव मिल रही है, और इसमें हम बोलते हैं 50 साइकिल्स पर सेकंड। किस चीज की 50 साइकिल्स है,
इसके घूमने की 50 साइकिल्स हैं। ये साइन वेव कैसे बन रही है, ये है Vm, 0 डिग्री पर था, 0 डिग्री पर इतना था, 30 डिग्री पर इतनी वैल्यू आई, 45 डिग्री पर इतनी वैल्यू आई, 90 डिग्री पर इतनी वैल्यू आई, फिर कम होना शुरू हो गया, हम यहाँ पर आया तब इसकी इतनी वैल्यू आई, 180 डिग्री पर इतनी आई, फिर 270 पर इतनी आई, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे आ गया तो फिर इतनी आई। ऐसा प्लॉट कर दिया आपने, यही तो होता है। और जब एक चक्कर काट गया तो उसमें आपको 1 साइकिल मिल गई, ऐसे ऐसे 50 चक्कर काट गया तो ऐसे ऐसे 50 साइकिल मिल गई आपको। यही बेसिकली दिस इज नोन एज फेजर। फेजर बेसिकली क्या होता है, रिवॉल्विंग वेक्टर होता है, और ये सारे वेक्टर्स जो होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा, ये वाली चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों फेजर्स हैं जो तीनों घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस है, तभी आपको ये वाली सप्लाई मिल रही है। पहले वाले ने ये वाली सप्लाई दी, दूसरे वाला 120 डिग्री के बाद में दे रहा है, तीसरा वाला उसको 120 डिग्री के बाद में दे रहा है, तो आपको ये सप्लाई मिल रही है, 3 फेज सप्लाई ऐसी तो मिल रही है, ठीक है। तो ये तीनों फेजर गोल गोल घूम रहे हैं। तो ये है RYB जो इन्फिनिट बस बार्स का वोल्टेज है, ठीक है। अब इसका जो वोल्टेज वेक्टर आ रहा है वो है R डैश Y डैश B डैश। R डैश मान लीजिए ये रहा R डैश, इसके पीछे हमने मान लिया तो ये रहा Y डैश और ये रहा B डैश, R डैश Y डैश B डैश, ठीक, अलग बना दिया है क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों के सेम नहीं चल रही है। वोल्टेज आपने बराबर कर दिया, ठीक है, दोनों के वोल्टेज आपने बराबर कर दिए हैं। कैसे करेंगे वोल्टेज और इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कैसे वेरी करेंगे वही बात की बात है, वो भी सब मैं समझा दूंगा इसके बाद। पहले खाली ये वाली चीज समझिए कि मान लीजिए इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज आपने सेम कर रखा था, वोल्टेज आपने सेम कर दिया था, फेज सीक्वेंस ऑब्वियसली सेम है ही, फेज सीक्वेंस चेक करना बड़ा आसान काम है, फेज सीक्वेंस मीटर आता है, इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस। उसके अंदर 3 इनपुट्स होते हैं, 3 तार के इनपुट्स होते हैं, उसमें जो भी इसमें 3 तार की सप्लाई आ रही है वो उसके अंदर लगा दीजिए, जोड़ दीजिए और ऑन कर दीजिए सप्लाई। अगर वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो RYB है, उल्टा डायरेक्शन में घूम रहा है तो RBY है, इतना सा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने फेज सीक्वेंस दोनों के चेक कर लिए, वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली बराबर कर दिया, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये R डैश Y डैश B डैश ये तीनों चल रहे हैं, इसे थोड़ा सा पीछे मान लो चल रहे हैं। अब देखो क्या है, पहला वाला बल्ब 1 2 3, 1 किस में लगा हुआ है, R और R डैश में, यानी कि 1 जो बल्ब है वो इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। दूसरा बल्ब B और Y डैश, यानी कि B और Y डैश इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, ये है रहा दूसरा, और तीसरा इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन का एग्जांपल ज्यादा आसानी समझ में आता है, आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, दूसरी ट्रेन है, वो ट्रेन भी आपके डायरेक्शन में ही जा रही है, आपकी ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है, 110, दोनों एक डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर दूसरे के 110 किलोमीटर पर आवर है तो आपको अपनी ट्रेन से वो ट्रेन किस तरह जाती हुई दिखाई देगी, आगे, ये क्लियर है सब लोगों को, वो ट्रेन आगे जाती हुई दिखाई देगी, थोड़ी सी स्पीड के साथ में आगे जाती हुई दिखाई देगी। अगर और वो डिफरेंस दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितना होगा, आपको कितनी स्पीड से आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे आप स्टेशनरी हैं, आपकी ट्रेन रुकी हुई है और दूसरी ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे भाग रही है, खाली इतना दिखाई देगा। अगर दूसरी ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है तब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको उल्टी जाती हुई दिखाई देगी, पीछे जा रही है। क्लियर है इतना पॉइंट। अब देखो ये जो सप्लाई जो यहां से आ रही है RYB, ये इनका जो फेजर है वो कितनी स्पीड पे घूम रहा है, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 साइकिल्स पर सेकंड, तो 50 हर्ट्ज पर RYB ये 50 हर्ट्ज पर घूम रहा है। लेट अस से कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी से 48 हर्ट्ज। अब आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे हुए हैं जिस ट्रेन में आप या तो R पे बैठे हुए हैं या Y पे बैठे हुए हैं या B पे बैठे हुए हैं, RYB इन तीनों में से किसी एक पॉइंट पर बैठे हुए हैं। मान लीजिए आप R पे बैठे हुए हैं, चलिए ये मान लीजिए आप RYB तीनों में से किसी पॉइंट पर जा सकते हैं, तीनों पॉइंट पर जा सकते हैं, ठीक। अब अगर R डैश Y डैश B डैश 48 हर्ट्ज पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो R पे अगर आप बैठे हुए हैं और दोनों फेजर इधर ही घूम रहे हैं, ये वाला 50 के हर्ट्ज पे, ये वाला 48 हर्ट्ज पे, तो ये आपको किस तरह जाता हुआ दिखाई देगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये आपको उल्टा जाता हुआ दिखाई देगा, ये आपको इस तरह जाता हुआ दिखाई देने वाला है।
अगर ये पॉइंट सबके समझ में आ गया तो सिंक्रोनाइजेशन सारा समझ में आ गया। बस खाली ये पॉइंट समझना, बड़ा छोटा सा पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली किताब वाला कभी ये इस तरह से नहीं लिखेगा कि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, वो तो पूरी पूरी कहानी लिख देते हैं। बस खाली इतनी सी बात समझने की है कि अगर आप आर पे बैठे हुए हैं और आर डैश दोनों इधर घूम रहे हैं, लेकिन आर डैश की स्पीड अगर आपके से कम है तो आपको उल्टी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वाई पर अगर बैठे हो तो वाई डैश किस तरफ जा रहा है? उल्टी तरफ, इधर जा रहा है। बी पर अगर बैठे हो तो बी डैश किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। क्लियर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमते दिखाई दे रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ऐसे में देखिए आर और आर डैश के बीच में जो बल्ब लगा हुआ है, बल्ब नंबर 1, आर और आर डैश के बीच में डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। अगर दोनों सिरों पर जो वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा तो बल्ब ज्यादा तेजी से ग्लो करता जाएगा, इसकी जो ब्राइटनेस है बढ़ती चली जाएगी। वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, दोनों सिरों पर जो वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब इसकी ब्राइटनेस बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अब इसके मुकाबले दिखाइए वाई और बी डैश के बीच में जो बल्ब लगा हुआ है 3, वाई और बी डैश के बीच में जो डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। वाई के ये बी डैश जो है वाई की तरफ आ रहा है, बी डैश जब वाई की तरफ आ रहा है, इसका मतलब बी डैश जो वाई की तरफ आ रहा है, इसका मतलब 3 वाला ये डार्क होता जा रहा है, इसकी ब्राइटनेस कम होती जा रही है। इस वाले की ब्राइटनेस बढ़ती चली जा रही है, इस वाले की ब्राइटनेस कम होती जा रही है। 2 की क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, क्योंकि बी में और वाई डैश में डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो 2 की ब्राइटनेस बढ़ती चली जा रही है। तो दिस इज 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैंप मेथड। ये चीज हो। अब जितना फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतना ही ये तीनों के तीनों अपने स्पीड से ज्यादा तेज घूमते रहेंगे। अगर मान लीजिए आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू कर दीजिए तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। ये लेट अस जस्ट से कि होगा बेसिकली क्या कि ये जहां कहीं भी था वहां पर रुकना शुरू कर देगा। मतलब ऐसा समझो कि आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थे, दूसरी वाली 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेन थी, उसकी स्पीड अगर बढ़नी शुरू हो गई तो वो आपको अपनी ही स्पीड में आती हुई दिखाई देगी। मतलब आपको ये लगेगा कि वो जो पीछे जा रही थी, पीछे जाने के बजाय आप धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती आ रही है, पीछे जाने की स्पीड कम होती आ रही है, और एक पॉइंट पर जब उसकी भी 100 हो जाएगी तब आपको लगेगा कि उसकी और आपकी स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है। आप भी, आपकी ट्रेन भी रुकी हुई है, उसकी वो वाली ट्रेन भी रुकी हुई है, दोनों ट्रेन रुकी हुई दिखाई देंगी। उस पॉइंट पर इसके सिरों पर जो भी वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये वोल्टेज भी कांस्टेंट हो गया, ये वोल्टेज भी कांस्टेंट हो गया। और वो जैसे ही वो वाला पॉइंट आए कि एक पूरी तरह से डार्क हो चुका है, ये दोनों पूरी तरह से ब्राइट हो चुके हैं, उस पॉइंट पर स्विच ऑन कर दीजिए, सिंक्रोनाइज हो गया। ठीक, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। ये 2 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट ये था, ये समझना कि फेजर्स किस तरह वर्क कर रहे हैं, 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैंप मेथड वर्क कैसे कर रहा है। आपने खाली इतना कम कर रखा है कि बल्ब्स ऐसे जिगजैग लगा रखे हैं। अगर आपने सीधे सीधे लगा रखे होते वाई डैश और वी डैश में तो भी कम करता, लेकिन तीनों एक साथ बढ़ रहे होते, एक साथ कम हो रहे होते, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम है। ये मतलब साइट की एक वो चीज होती है, एक लिमिट से मतलब एक वो चीज आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल काम समझा जाता है, बजाय इसके कि तीनों अगर बारी बारी से अगर ग्लो कर रहे हो तो उसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान काम है, ज्यादा आसानी से पहचान सकते हैं उसको, इसीलिए जिगजैग करते हैं, वरना और कोई रीजन नहीं है। आप सीधे सीधे भी लगा सकते हैं। जिस पॉइंट पर तीनों की फ्रीक्वेंसी मतलब तीनों का जो ब्राइटनेस और डार्कनेस है बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाए, वहां पर आप स्विच ऑन कर दीजिए। ये इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया। ऑफ कोर्स जुड़ने के बाद में जो बल्ब्स हैं दे आर रिमूव्ड, उसका कोई पर्पस नहीं है, दैट्स इट, जुड़ गया, सिंक्रोनाइज हो गया। अब पॉइंट क्या है कि आप ये सिंक्रोनाइज कैसे करने वाले हैं, वो चीज देखिए। देखो ये है, इसके साथ में आपने लगा रखा है, ये रहा ऑल्टरनेटर। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑल्टरनेटर का ये क्या है, स्टेटर, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात। ये से जुड़ा हुआ है, ये वाला से जुड़ा हुआ है, और ये वाला से जुड़ा हुआ है। ऑल्टरनेटर की फील्ड ये रही, JK, जिसे हम JK बोलते हैं, अब लैब में देखेंगे JK ये होगी। और इसके साथ में जो एक्साइटर क्या होता है, DC शंट जनरेटर, ठीक है, ये रहा शंट जनरेटर, AB और CD ये रहे। और इसको आपने
एक रियोस्टैट से इसमें जोड़ रखा है, ठीक। और इसके अलावा इसका प्राइम मूवर जो है, प्राइम मूवर हमारे यहां क्या लगी हुई है, हमारे यहां मोटर लगा रखी है, डीसी कंपाउंड मोटर लगा रखी है, जिसको आप शंट मोटर की तरह रन करने वाले हैं। नॉर्मली डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है या टरबाइन होती है, जो कुछ भी होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो लेट अस से प्राइम मूवर, अब देखिए एक्साइटर से आप कितनी करंट भेज रहे हैं और प्राइम मूवर की स्पीड कितनी कम ज्यादा कर रहे हैं, ये दो कंट्रोल्स आपके पास में हैं। आपको कौन कौन सी तीन चीजें कंट्रोल करनी है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस आसान काम है, खाली आपको चेक करना है आर वाई बी तीनों का ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कलर कनेक्शन कर दीजिए, खत्म हो गया काम। अब ये चेक करना है कि इसका वोल्टेज, बाय द वे इसके अंदर बल्ब लगे हुए हैं, जिगजैग लगा रखा है, वो सब चीजें, सब चक्कर है अपने बीच, ठीक है, वो सब आपको ठीक करना है। वो सब बल्ब लगा रखे हैं, बल्ब लगा देता हूँ, एक ये रहा, एक ये रहा, ये लगाया, और स्विच है यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, फेज सीक्वेंस आपने चेक करके आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसमें आपने ऑब्वियसली वोल्ट मीटर लगा रखा है, मान लीजिए आपने यहां भी वोल्ट मीटर लगा रखा था लाइन वोल्टेज नापने के लिए, और आपने यहां भी वोल्ट मीटर लगा रखा था लाइन वोल्टेज नापने के लिए। फ्रीक्वेंसी मीटर भी आपने लगा रखा है, इसमें भी लगा रखा है, इसमें भी लगा रखा है। यहां वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, मान लीजिए ये है 440 वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज। यहां पर वोल्टेज की वैल्यू आ रही है 430 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज। अब आप क्या करेंगे, आपको वोल्टेज बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे, जैसे प्रीटी मच एवरीथिंग, जितनी चीजें कंट्रोल सारे हैं सब आपके सामने दे रखे हैं आप। अगर हाँ प्राइम मूवर की स्पीड अगर आप बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ में और एक और चीज कौन सी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ns = 120f/p। तो सिंक्रोनस स्पीड मतलब जो स्पीड है, अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो ये स्पीड कम ज्यादा करने से आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ कम हो जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे बताओ, खाली वोल्टेज बढ़ाना है, फील्ड करंट, दैट्स करेक्ट। जो एक्साइटर से जो सप्लाई जा रही थी, इसको अगर आप बढ़ा दीजिए तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने की वजह से खाली इसका वोल्टेज बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी। तो इससे आप खाली वोल्टेज बढ़ाते हैं, इस वाले से, एक्साइटर से, एक्साइटर कंट्रोल से आप खाली वोल्टेज बढ़ाते हैं, और प्राइम मूवर से आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ाते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, मान लीजिए ऐसा केस था कि दिस वाज 430 वोल्ट्स एंड से 48 हर्ट्ज, तब क्या करेंगे, आपने इसकी प्राइम मूवर की स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाने से वोल्टेज भी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी जब आपने ठीक करी, जब ये 50 हर्ट्ज हुआ तो 50 हर्ट्ज के साथ में ये हो चुका था 460 वोल्ट्स, 460 वोल्ट। जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की वजह से वोल्टेज भी बढ़ेगा, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ जाएंगे इसकी स्पीड बढ़ाने से। तो 460 वोल्ट 50 हर्ट्ज हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें फील्ड करंट इसमें कम करनी शुरू कर दी तो वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी। बस इतना सा कंट्रोल आप करना है, दैट्स ऑल। सेकंड पार्ट इज ओवर। सिंक्रोनाइजेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज कंप्लीट हो गया। ये दोनों पार्ट्स आपके समझ में आ जाने चाहिए कि क्या है। छोटे छोटे पार्ट हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन किताबों के अंदर जिस तरह से लिखा होता है उस तरह से पढ़ना बड़ा मुश्किल काम पड़ जाता है, उससे समझना। ठीक, मैं एक बार फिर से पूरी चीज बताता हूँ क्या हो रहा है। आपको एक इनकमिंग ऑल्टरनेटर है, इनकमिंग ऑल्टरनेटर है, इसका मतलब एक नया ऑल्टरनेटर है जिसको ग्रिड के अंदर आपको जोड़ना है, ग्रिड के अंदर जोड़ना है। ग्रिड के अंदर जोड़ने के लिए कौन कौन सी तीन चीजें सेम रहनी चाहिए, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस, ये तीनों सेम रहने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तीनों बिल्कुल सेम रहने चाहिए। उसके लिए आपने क्या काम कर रखा है, फेज सीक्वेंस चेक करके आपने चेक कर लिया कि आर डैश वाई डैश बी डैश इस तरह आ रहा है, फेज सीक्वेंस सबसे पहले चेक कर दिया, जॉब इज ओवर। अब इसमें आपने क्या करा कि तीन बल्ब लगा रखे हैं, एक बल्ब डायरेक्ट है, दो बल्ब जिगजैग है। तो इसका जो फेजर आ रहा है आर वाई बी और दूसरे वाले का जो फेजर आ रहा है आर डैश वाई डैश बी डैश, उसके स्पीड के डिफरेंस की वजह से, उन दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस आएगा उनकी वजह से ये तीनों बल्ब बारी बारी से, कोई बल्ब तेज हो रहा है, कोई बल्ब धीरे हो रहा है, कोई बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ती आ रही है, किसी की ब्राइटनेस कम होती आ रही है, ये चीज हो रही होगी।
अब आपको करना क्या है कि इसकी वोल्टेज और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की वैल्यूज कम ज्यादा करनी है। ये बस खाली इतना ध्यान रखिए कि अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ जाएंगे। अगर दोनों बढ़ जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको खाली वोल्टेज कम करना है तो आप इससे कर सकते हैं, इससे खाली वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा। तो पहले तो आप फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करके आप खाली ये वाला काम कर देंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाएं। मान लीजिए ऐसे पॉइंट पर मैच कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी जब मैच करी तब वोल्टेजेस में 20 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा था, तो वोल्टेज आपको कम करना है। वोल्टेज कम करने के लिए आपने खाली ये वाला यूज करा, इसको यूज करके आपने खाली वोल्टेज कम कर दिया बस। एंड वाइस वर्सा, अगर ऐसा हो जाता है कि इसका वोल्टेज कम रह गया था और फ्रीक्वेंसी ठीक हो गई थी तो वोल्टेज इससे बढ़ा सकते हैं। खाली वोल्टेज कंट्रोल इसके अंदर है, फ्रीक्वेंसी के साथ में ये तो प्राइम मूवर की स्पीड आप जब भी कम ज्यादा करेंगे उसके साथ में वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, फिर आप उसका वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं एक्सेट्रा से। एग्जैक्ट वैल्यू पे ले आइए, जैसी एग्जैक्ट वैल्यू आए, इन तीनों का ऊपर नीचे होना बंद हो जाए, एग्जैक्टली स्टेबलाइज हो जाए, वहां पर स्विच ऑन कर दीजिए, पैरेलल ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल। ये पैरेलल ऑपरेशन है ऑल्टरनेटर्स का।